हेलो व्यूअर्स, क्या आपको मालूम है कि साल 2020 में होने वाले अमेरिकी इंतखाबात में वोटर्स की तादाद 66.7% रही, जो कि साल 1900 में होने वाले इलेक्शन से ज्यादा थी। और अब मुतवक्को किया जा रहा है कि यह तादाद इससे भी कहीं ज्यादा होगी। क्या यह महज एक सियासी मुकाबला है या अमेरिका के मुस्तकबिल का फैसला? क्या यह एक ऐसी जंग है जो कि दो बड़ी पार्टियों के दरमियान लड़ी जा रही है, जो कि अमेरिका की सकाफती रवायात को तब्दील करके रख देगी? हम इस इलेक्शन को मजीद गहराई में देखेंगे और मुकम्मल हकाइक और तज्जिये के लिए आप ये वीडियो आखिर तक देखें। नाज़रीन, आज हम मुआजना करने जा रहे हैं अमेरिका की तारीख के सबसे बड़े इलेक्शंस का, जो कि 5 नवंबर 2024 को लड़े जाएंगे। महज ये एक सियासी मुकाबला नहीं है, जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूं। इस इलेक्शन से अमेरिका के मुस्तकबिल की तारीख भी बदल सकती है। क्या क़दामत पसंदों की इसमें जीत हो सकती है या अमेरिकी अवाम के मैंडेट को तस्लीम किया जा सकता है? लेकिन इन सब को जानने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि ये इलेक्शन किस तरह मुनक्किद होते हैं। साल 2024 मंगल 5 नवंबर को इन इलेक्शंस का इनेकाद होगा। इस इलेक्शंस का प्रोसेस ये है कि सबसे पहले प्राइमरी इलेक्शंस होते हैं, जो कि जनवरी या फरवरी 2024 में हो चुके हैं, जिसमें मुख्तलिफ पार्टीज अपने उम्मीदवारों को नामजद करती हैं। जो दो बड़ी पार्टीज हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी, इन दोनों ने अपने उम्मीदवारों को नामजद किया है। डेमोक्रेटिक पार्टी ने पहले मौजूदा सदर जो बाइडन को नामजद किया था, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ जो बाइडन ने इस इलेक्शन में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया और अपनी जगह वाइस प्रेसिडेंट जो इस वक्त अमेरिका की हैं, कमला हैरिस, उन्हें नामजद किया। जबकि दूसरी तरफ रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप, जो कि एक मशहूर शख्सियत है और सियासत में उनका गहरा असर और रसूख भी है, उन्हें नामजद किया। इन दोनों के दरमियान कांटेदार मुकाबले की तवक्को है। फिर आते हैं जनरल इलेक्शंस, जिसमें मुख्तलिफ रियासतों में इलेक्शंस होंगे और उम्मीदवार नामजद किए जाएंगे। और उसके बाद नामजद उम्मीदवार, जिन्हें हम इलेक्टोरल वोट्स भी कहते हैं, वो इलेक्टोरल वोट्स अपने चुनिंदा या पसंदीदा उम्मीदवार को वोट कास्ट करेंगे और उसके बाद अमेरिका का पहला सदर नामजद होगा। और जनवरी 2025 में वो सदर अमेरिका सदर का हल्फ उठाएगा और अपनी जिम्मेदारियां संभालेगा। अगर हम मौजूदा सियासी मंजरनामे पर नजर दौड़ाएं तो हमारे सामने इलेक्शन की दो बड़ी शख्सियत मौजूद हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से कमला हैरिस और रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप। दोनों का अपना अपना अलग अलग सियासी मंशूर है। दोनों ने अपने अपने बहस मुबाहिसे में मुख्तलिफ नजरियात पेश किए। मईशत पर, समाजी रवाबित पर और नस्ली इम्तियाज, गन कंट्रोल, इसकाते हमल और मौसमियाती तब्दीलियों जैसे टॉपिक पर इन दोनों के दरमियान बहस मुबाहिसा हुआ। और यह भी देखा गया कि दोनों के नजरियात ने अवाम के जहनों पर कितना असर डाला। डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त अमेरिकी तारीख में एक पॉपुलर शख्सियत है। हालांकि 2020 के इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप को शिकस्त हुई, लेकिन उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सियासी साख को मजीद मजबूत किया और अब वो अवाम के लिए एक पॉपुलर शख्सियत बन चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप का नारा द अमेरिका फर्स्ट अमेरिकन के लिए बहुत बड़ा नारा है। इसी तरह अगर हम बात करें जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की, जो 2020 में आई थी, तो जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने कोविड-19 के बाद अमेरिकी मईशत को बहुत संभाला दिया और अमेरिकी मईशत की ग्रोथ को बहुत ज्यादा बढ़ाया और उन्होंने इस चीज पर बहुत ज्यादा डिपेंड किया कि अमेरिकी मईशत को गिरने ना दे। अगर हम दोनों का तकाबली जायजा करें तो पहले आते हैं डोनाल्ड ट्रंप के दौर में। डोनाल्ड ट्रंप का दौर 2017 से 2021, ये उस वक्त अमेरिका के 45वें सदर थे। डोनाल्ड ट्रंप के दौर में अमेरिका ने बहुत ज्यादा कामयाबियां भी देखी और नाकामियां भी देखी, लेकिन इन कामयाबियों और नाकामियों का तनासुब आप कह सकते हैं कि 60 और 40 के दरमियान है। जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप के दौर में अगर कामयाबियां देखी जाए तो सबसे बड़ी कामयाबी कोविड-19 से पहले जो थी, उन्होंने अमेरिकी मईशत को सहारा दिया। अमेरिकी मईशत बहुत ज्यादा ऊपर जा रही थी,
وہ किस तरह, जिस तरह कारोबारी तबके के लिए आसानियां पैदा की गई, उनको टैक्स में छूट या टैक्स एग्जेम्पशन दी गई, लोगों को कारोबार के मौके दिए गए, लोगों को जॉब्स के मौके दिए गए। ये अमेरिका में पहली बार हुआ था कि लोगों को जॉब्स दी जा रही थी और काफी ज्यादा दी जा रही थी। इन्फ्लेशन रेट अमेरिका में कम हो रहा था, जो कि एक बुनियादी अवाम का हक है। और इस दौर की सबसे बड़ी कामयाबी अगर आप कहें तो डोनाल्ड ट्रंप की, वो थी फॉरेन पॉलिसीज। डोनाल्ड ट्रंप के दौर में फॉरेन पॉलिसी अमेरिका की बहुत ज्यादा बूस्ट की। अरब और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात में ब्रिज का किरदार अदा किया अमेरिकी गवर्नमेंट ने। फिर दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप वो वाहिद सदर हैं अमेरिका के जिन्होंने नॉर्थ कोरिया के सदर किम जोंग उन से मुलाकात की और डिफरेंट कारोबारी और मुसाबकती अंदाज में ताल्लुकात को आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी ताल्लुकात को उस्तवार किया। उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान अच्छे सियासी और मुसाबकती रिलेशंस कायम हुए। डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे बड़ा ये काम किया कि चाइना की मोनोपोली जो अमेरिका में इस वक्त बढ़ती जा रही थी उसको कंट्रोल किया और कई चाइनीज महसूलात पे पाबंदी भी लगाई। और उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे सामने हुआवे कंपनी है। लेकिन अगर दूसरी तरफ बात की जाए जो डोनाल्ड ट्रंप के दौर में हुआ, डोनाल्ड ट्रंप के दौर में सबसे बड़ा नुकसान यही हुआ जो डोनाल्ड ट्रंप का नारा है अमेरिका फर्स्ट, जिससे डोनाल्ड ट्रंप के इत्तेहादी नाराज हुए। जर्मनी और नेटो अमेरिकी गवर्नमेंट से थोड़ा दूर हो गए। फिर जैसे ही कोविड-19 स्टार्ट हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप ने इस चीज को सीरियस नहीं लिया। हालांकि अमेरिकी गवर्नमेंट ने वैक्सीनेशन की जो तैयारी थी उसमें बहुत ज्यादा तेजी दिखाई, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट ने, और या आप कह सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने मुख्तलिफ तिब्बी माहिरीन के मशवरों को हवा में उड़ा दिया। फिर डोनाल्ड ट्रंप की एक और आप नाकामी कह दें या आप उनकी गवर्नमेंट का एक नेगेटिव पॉइंट कह दें कि डोनाल्ड ट्रंप के दौर में मीडिया उनके बहुत ज्यादा खिलाफ था। आपने काफी वीडियोस भी देखी होंगी यूट्यूब में कि किस तरह मीडिया से वो बहस कर रहे हैं, CNN के रिपोर्टर से, BBC के रिपोर्टर से। लेकिन एक कामयाबी जिसका मैं भी मोतरफ हूं डोनाल्ड ट्रंप के दौर में, वो ये थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने फर्स्ट स्टेप एक्ट मुतारिफ कराया अपने दौर में, यानी कि जो जेल में कैदियों की तादाद है उसको कम किया जाए। जो कि अच्छे रवैये वाले कैदी हैं उनको जेलों से रिहा किया जाए, उनकी हिस्ट्री को देखते हुए, बल्कि उन्हें मुलाजमतें भी दी जाए और उन्हें कोई स्किल दी जाए और वो कारोबार कर सके। डोनाल्ड ट्रंप की नाकामी की एक वजह यह थी कि मौसमियाती तब्दीली में डोनाल्ड ट्रंप ने इतना इन्वेस्टमेंट नहीं किया। डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि ये जो मौसमियाती तब्दीली के असरात हैं ये इन पे काबू पाया जा सके, लेकिन जिस तरह मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं मौसमियाती तब्दीली के, जैसे कि विंड एंड सोलर पावर प्रोजेक्ट, ठीक है, और दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोजेक्ट्स, और एक और एनर्जी एफिशिएंसी को अबॉलिश करना, बेसिकली एनर्जी पॉलिसी की एफिशिएंसी को अबॉलिश करना था। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि ये जो सारी चीजें हैं ये एक तरह से चाइनीज बेस्ड है, इससे अमेरिका को कोई फायदा नहीं हो रहा, ये अमेरिकियों की जॉब्स को खत्म कर रहे हैं और चाइना की महसूलात को बूस्ट कर रहे हैं, जिससे मार्केट में चाइना की मोनोपोली बढ़ रही है। विंड और सोलर पावर में डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का कहना था, और ये फैक्ट है, कि ये महंगी एनर्जी क्रिएट करते हैं और कंज्यूम ये कम एनर्जी होती है। और इनके इस इंतखाबी मंशूर में भी यही है कि ज्यादा से ज्यादा विंड और सोलर पावर प्रोजेक्ट्स को कम किया जाए और इसमें अवाम को मौका दिया जाए कि वो किस तरह काम करते हैं अपनी गवर्नमेंट को बेहतर बनाने के लिए या अपने मुल्क को बेहतर बनाने के लिए। आइए अब हम चलते हैं कमला हैरिस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ, जो कि फिलहाल तो जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है। अगर हम बात करें साल 2020 की, तो उस वक्त अमेरिकी इलेक्शंस ताज़ा हुए थे, कोविड-19 अपनी बूस्ट पर था या अरूज पर था। उस वक्त जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने अमेरिका की मईशत को संभाला दिया और आहिस्ता आहिस्ता करके अमेरिका की मईशत को एक मरतबा फिर बुलंदियों तक ले गए। जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने उम्मीदवार के तौर पर सदर जो बाइडेन को तो नामजद नहीं किया, लेकिन उसकी जगह मौजूदा वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका की कमला हैरिस को अगले इलेक्शन के लिए सदारती इंतखाबात के लिए मुंतखब किया। अगर हम कमला हैरिस का दौर देखें तो वो दौर भी कोई इतना ज्यादा कामयाब तरीन दौर नहीं रहा था, मुख्तलिफ कामयाबियों और नाकामियों का एक मिक्सचर आप कह सकते हैं। कमला हैरिस के दौर में सबसे बड़ी कामयाबी यही थी कि कोविड-19 के बाद उन्होंने अमेरिकी मईशत को संभाला दिया, जैसे कि मैं पहले कह चुका हूं।
دوسری بڑی کامیابی موسمیاتی تبدیلی کے ڈفرنٹ ایکٹس کو پاس کروانا تھا. یہ ایکٹس عوام کی فلاح و بہبود کے لیے پاس کروائے گئے. بیسیکلی موسمیاتی تبدیلی اور انفراسٹرکچر ایکٹ یہ ایک بہت ہی کامیاب ایکٹ تھا. اس میں 2 طرح کے قوانین نافذ کروائے گئے, انفراسٹرکچر اینڈ جابز ایکٹ اور دوسرا انفلیشن ریڈکشن ایکٹ. کیونکہ جیسے جیسے امریکہ کی معیشت گرو کر رہی تھی اسی طرح مہنگائی بھی زیادہ سے زیادہ بڑھ رہی تھی. آبویس سی بات ہے کہ معیشت کو سنبھالنے دینے کے لیے بہت زیادہ قرضے لیے گئے. ان قرضوں کے دباؤ میں آ کر ٹیکسز بڑھے اور ان ٹیکسز کی وجہ سے مہنگائی بڑھی, اور ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ 2 قوانین متعارف کروائے گئے. لیکن ان میں زیادہ کامیابی نہیں ہوئی. لیکن ان ایکٹس کو متعارف کروانے سے مختلف ریاستوں میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کے درمیان ہم آہنگی پیدا ہوئی اور بزنس کریٹ کرنے پہ لوگوں کو موقع ملا. جو بائیڈن دور میں اگر ہم بات کریں فورن پالیسی کی تو امریکن تاریخ میں یہ ایک بہت کامیاب ترین فورن پالیسی تھی. بہت مرتبہ تو نہیں لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ امریکی صدور نے ڈفرنٹ ملکوں کا دورہ کیا, لیکن کمیلا ہیرس وہ پہلی سیاہ فام جنوبی ایشیائی خاتون تھی جنہوں نے لیٹن امریکہ اور ایسٹ ایشیا کا دورہ کیا اور وہاں کے دور میں ڈفرنٹ بزنس ڈیلز کی. پھر ایک اور جو بائیڈن کی کامیابی, ایڈمنسٹریشن کی کامیابی یہ تھی کہ انہوں نے بارڈر پالیسی متعارف کروائی. ٹرمپ کے دور میں یہ بارڈر پالیسی بہت زیادہ سخت تھی. تارکین وطن کے لیے ٹرمپ کے دور میں امریکہ میں آنا بہت زیادہ مشکل کیا گیا تھا, لیکن جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے اس پالیسی کو نرم کیا اور زیادہ سے زیادہ تارکین وطن نے امریکی ویزا کے لیے اپلائی کیا. یہ ایک بڑی کامیابی ہے کیونکہ جیسے جیسے تارکین وطن امریکی ویزا کے لے کر آئے امریکہ میں زیادہ سے زیادہ اپرچونٹیز کریٹ ہوئی, مقابلے کریٹ ہوئے اور اس سے امریکی معیشت کی گروتھ ہوئی. تو اگر ہم بات کریں کمیلا ہیرس کے نیگیٹو پوائنٹس کا, کمیلا ہیرس کے نیگیٹو پوائنٹس یہ تھے بیسیکلی اس وقت جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ کمپلیٹ کی, لیکن اگر ایز اے وائس پریزیڈنٹ کمیلا ہیرس کو کام کو دیکھا جائے تو وہ کوئی اتنے زیادہ قابل تعریف نہیں تھے. جس طرح کمیلا ہیرس کی سب سے بڑی ناکامی یہ تھی کہ ان کے جو دفتری امور تھے وہ بہت زیادہ متاثر ہوئے تھے. ہر کچھ انٹرول کے بعد لوگوں نے استعفے دینے شروع کر دیے جو کہ بہت زیادہ نقصان دہ تھے امریکن گورنمنٹ کے لیے. پھر دوسری طرف عوام میں کمیلا ہیرس کی مقبولیت اتنی زیادہ نہیں تھی. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ پہلی سیاہ فام خاتون تھی اور دوسری وجہ یہ کہ ان کا عوام کے ساتھ میل جول کو زیادہ اچھا نہیں رہا. یہ پالیسی کمیلا ہیرس کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے. اگر ایک اور نیگیٹو پوائنٹ دیکھا جائے کمیلا ہیرس کے دور کا تو وہ اپنی گورنمنٹ میں بہت زیادہ فعال نہیں تھی, یا آپ کہہ سکتے ہیں کمیلا ہیرس کو اتنی زیادہ امپورٹنس نہیں دی گئی تھی, تو جس کی وجہ سے عوام میں ان کی مقبولیت آہستہ آہستہ کم ہوتی چلی گئی. تو اگر ہم جائزہ لیں کمیلا ہیرس کے دور کا تو وہ بھی مختلف چیلنجز اور کامیابیوں سے بھرا پڑا ہے, لیکن اتنا کامیاب دور نہیں رہا. لیکن اب جبکہ وہ امریکی صدر کے طور پر نامزد ہوئی ہیں تو انہوں نے اپنے پارٹی کے منشور کو مزید آگے لے کر چلنا ہے اور اپنی پارٹی کے نظریات اور اپنی پارٹی کی کامیابیوں کو عوام کے سامنے رکھنا ہے. یہ تو تھا دونوں امیدواروں کا تقابلی جائزہ. بیسیکلی امریکہ میں اس وقت مختلف ریاستوں میں مختلف قوانین ہیں. ان میں سے ایک بہت ہی خطرناک قانون یہ ہے کہ ووٹر سپریشن. ووٹر سپریشن کہتا ہے کہ ووٹر پہ دباؤ ہے کہ وہ ان الیکشن میں ووٹ نہ ڈالیں. قوانین کے لحاظ سے کچھ ایج کا مسئلہ ہے, کچھ جینڈر بیسڈ کا مسئلہ ہے, کچھ دوسرے قوانین ہیں جس کی وجہ سے ووٹر سپریشن کریٹ کی جا رہی ہے. اور اس الیکشن میں 2 امیدواروں کے لیے سب سے بڑا خطرہ دوسرے آزاد امیدوار ہیں جو کہ اس وقت الیکشن میں موجود ہیں, جو کہ ان کے ووٹ کو کٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. تو آج ہم نے اپنی اس ویڈیو میں بہت کچھ ڈسکس کیا, امریکی انتخابات سے لے کر ووٹر سپریشن تک, اور یہ انتخابات کس طرح امریکہ کے مستقبل پر اثر انداز ہو سکتے ہیں, اور 2 بڑے امیدوار کا تقابلی جائزہ بھی لیا. مزید ڈسکشنز اور کمنٹس کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں, کمنٹس کریں اور میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, اور مزید معلومات کے لیے میرے چینل کو دیکھتے رہیے. شکریہ بہت بہت.